नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दोस्तों विपक्ष का जोरदार हंगामा। आज काले कपड़े पहनकर पार्लियामेंट में हुआ बीजेपी के खिलाफ धरना प्रदर्शन। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन के खिलाफ भड़क गई बीजेपी। आपको बताते चले बीजेपी बुरी तरीके से फंस गई है। जो प्रधानमंत्री संसद में आना ही नहीं चाह रहे थे, अब उनको ना चाहते हुए भी आना पड़ेगा। विपक्ष ने खेल दिया यहां पर नया दाव। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों मणिपुर के ऊपर भड़क गई स्मृति ईरानी। जब कांग्रेस की दिग्गज नेता ने पूछ लिया सवाल तो सास भी कभी बहू थी को आ गया गुस्सा। बताएंगे आखिरकार क्यों स्मृति ईरानी को जमकर घेरा है वहां पर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे असदुद्दीन ओवैसी। बोले आखिरकार आपको बोलने में प्रॉब्लम क्या है। आपको बताते चले मणिपुर पर जमकर घेरा है। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताते चले फिर से एक बार उत्तर प्रदेश में एक जगह का नाम बदल दिया गया है और उस जगह का नाम दोस्तों मुस्लिम नाम था इसीलिए बदला गया। बताएंगे क्यों टुच्ची राजनीति करते हैं योगी आदित्यनाथ। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों दरअसल आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कमलनाथ का बड़ा हमला। बोले बीजेपी ने सिर्फ देश को लूटने का काम किया है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों दरअसल आपको बताते चले संसद में गरजे संजय सिंह। बीजेपी को बता दिया नाकाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। बताएंगे आखिरकार क्यों कुछ ये बोला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों विपक्ष हार के भी जीता। विपक्ष के दांव में बुरी फंसी बीजेपी। बताएंगे आखिर क्यों कांग्रेस ने प्लान बनाया था। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए मल्लिकार्जुन खड़गे। बोले लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, बार बार सदन में हो रहा है मेरा माइक बंद। बताएंगे क्यों आखिरकार माइक बंद को लेकर अब बवाल खड़ा हो गया संसद में। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आज संसद से लेकर सड़क तक काले कपड़ों में विपक्ष। आपको याद होगा दोस्तों इससे पहले जब एक बार संसद लगा था तब काले कपड़े पहनकर दिखाई दिए थे तमाम नेता कांग्रेस के, और मल्लिकार्जुन खड़गे तो काली पगड़ी भी पहनकर आए थे। उसके बाद आपको बताते चले आज फिर से वही नजारा देखने को मिलेगा संसद में। दरअसल संसद में आज काले कपड़ों का ट्रेंड चला है। तमाम विपक्ष काले कपड़े पहनकर आएगा और मोदी सरकार के काले दिन को याद दिलाएगा। दरअसल आपको बताते चले विपक्ष लंबे समय से मणिपुर पर बहस करना चाह रहा है सरकार से पार्लियामेंट में, लेकिन सरकार मणिपुर वाले मुद्दे पर बात करने को तैयार नहीं है। हालांकि एक तरफ बीजेपी बार बार ये कह रही है कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों बीजेपी और प्रधानमंत्री खुद संसद से गायब हैं। यही कारण है जो विपक्ष कह रहा है कि जब प्रधानमंत्री आएंगे हम तभी बात करेंगे, उन्हें बुलाया जाए। लेकिन प्रधानमंत्री आने को तैयार नहीं है, वो तो ड्रोन उड़ाने में बिजी है। याद होगा आपको एक बार प्रधानमंत्री ने ड्रोन पर एक बयान भी दिया था। उन्होंने कहा था जहां काम नहीं होता है वहां मैं अपना ड्रोन भेज देता हूं। तो कोई प्रधानमंत्री से पूछ ले जरा कि अगर ये जो मणिपुर में हिंसा चल रही है वहां पर आपने अपना ड्रोन क्यों नहीं भेजा है। जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी फेंकते जो है उसको झेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और यही कारण है जो विपक्ष ने आज काले कपड़े पहन के विरोध प्रदर्शन का फैसला लिया है। आपको बता दें लंबे समय से मोदी सरकार को बुलाने की मांग चल रही है और लगभग ये मानकर चलिए कि आज 5वां दिन है। पूरे 5 दिन मानसून सत्र के बर्बाद हो चुके हैं। एक भी दिन पार्लियामेंट सही तरीके से नहीं चला है। क्या यही है पार्लियामेंट की वो दोस्तों कि आप आम जनता के मुद्दे छोड़कर अपने ईगो में लगे रहो। आपका ईगो बहुत बढ़ गया है, आपको लगता है हम देश का प्रधानमंत्री में नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं जाना पार्लियामेंट में। वाह भाई, मतलब ये कमाल है कि एक राज्य में 2.5 महीने से ज्यादा होगा हिंसा को, आपकी नाकामी साफ दिखाई दे रही है और उसके बाद भी आप आकर जवाब नहीं दे रहा हो पार्लियामेंट में। ये कैसा एटीट्यूड हुआ। आप इस देश के प्राइम मिनिस्टर हो, आप पर ये सूट नहीं करता है। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, नो कॉन्फिडेंस मोशन में फंसी मोदी सरकार, ना चाहते हुए भी प्रधानमंत्री को आना ही पड़ेगा। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, कल नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब यह होता है दोस्तों कि जब सरकार के पास पर्याप्त वो नहीं होती है संख्या एमएलएस की, उसके बाद ये प्रस्ताव लाया जाता है। लेकिन बीजेपी के पास तो पूर्ण बहुमत है और बीजेपी पूर्ण बहुमत में है, फिर लोग सोच रहे हैं कि विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव क्यों लेकर आया। अब आप जरा इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। अविश्वास प्रस्ताव यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब यह होता है कि जब किसी सरकार के पास एमएलएस की संख्या कम हो जाती है और वो गिरने की कगार पर होती है, तब विपक्ष जो है ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आता है, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव लेकर आता है। लेकिन दोस्तों इसके कुछ और पहलू भी हैं जो कई लोगों को पता नहीं है, क्योंकि कुछ लोग तो ये कह रहे हैं क्यों ला रहा है विपक्ष, बीजेपी के पास तो पूरी बहुमत है। दरअसल दोस्तों विपक्ष के जाल में बीजेपी बुरी तरीके से फंस गई है और वो लोग भी फंस गए हैं जिन लोगों को इसका मतलब पता नहीं है। आपको बता दें दोस्तों, नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि अविश्वास प्रस्ताव का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ सरकार गिराने के लिए ही ये लाया जाए। इसका मतलब ये भी है दोस्तों कि आपने जो आपके 9 साल हैं, उन 9 सालों में आपने देश के लिए क्या किया है। विपक्ष ये सवाल पूछा है कि आपने 9 साल में देश के लिए क्या किया है। मणिपुर जो लगातार जल रहा है उसके ऊपर आपने क्या किया है। यही कारण है जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है, यानी कि हिंदी में अगर हम इसको कहें तो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। अविश्वास प्रस्ताव में मोदी सरकार फंस गई है, क्योंकि अब तक तो मोदी सरकार के पास ये पावर थी कि उनको आना है या नहीं आना है, ये उनकी मर्जी है, वो अपने मन के राजा हैं, वो नहीं आ रहे थे। लेकिन विपक्ष ने चाल चल दी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर। अब प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट में ना चाहते हुए भी आना पड़ेगा। प्रधानमंत्री को यह साबित करना पड़ेगा कि उन्होंने 9 साल में क्या अपने कार्यकाल में क्या किया है। थर्ड पॉइंट दोस्तों, प्रधानमंत्री को ना चाहते हुए भी मणिपुर पर जवाब देना पड़ेगा। विपक्ष पूछेगा मणिपुर पर सवाल, तो आप समझिए विपक्ष का गेम ही नहीं समझ पाई बीजेपी। उसको पता है कि संख्या है बीजेपी के पास, लेकिन उसका मेन मोटिव यह था कि प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में आए, और एक बार प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में आ गए और उसके बाद विपक्ष 2 गुनी ताकत के साथ हमलावर होगा और मणिपुर पर घेरेगा। और उसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होगा, दुनिया इसे देखेगी कि प्रधानमंत्री ने मणिपुर पर क्या जवाब दिया है। आप समझिए विपक्ष का गेम ही नहीं समझे ये लोग, इनको पता ही नहीं है कि विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन क्यों लेकर आया है। क्योंकि कई अंधभक्त जो बीजेपी के भक्त हैं उन्हें ऐसा लग रहा था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन से क्या होगा, बीजेपी के पास तो पूर्ण बहुमत है अभी सरकार में। लेकिन उन बेवकूफों को यही नहीं पता है कि भैया यहां पर जो विपक्ष है वो गेम हार कर भी जीत गया है। आप समझ लीजिए, क्योंकि विपक्ष का तो काम हो गया, उसको तो यही चाहिए था कि प्रधानमंत्री एक बार पार्लियामेंट में आ जाए और उनको घेरा जाए, और ये काम कहीं ना कहीं उनका आसान हो गया है और बहुत ही जबरदस्त तरीके की ट्रिक निकाली है विपक्ष ने। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों केसीआर आए विपक्ष के समर्थन में, पर्दे के पीछे से कर रहे हैं गेम। दरअसल दोस्तों अब केसीआर पर सवाल उठ गए, क्योंकि तेलंगाना में कांग्रेस और केसीआर आमने सामने हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस ने केसीआर को बायकॉट कर दिया था, उन्होंने विपक्षी एकता की मीटिंग में केसीआर को नहीं बुलाया था। कांग्रेस का कहना था कि हम केसीआर के साथ, यानी कि तेलंगाना के जो सीएम है के चंद्रशेखर राव, उनके साथ अब गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि वो बीजेपी की बी टीम है। राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया था कि केसीआर यानी कि के चंद्रशेखर राव वो बीजेपी की बी टीम है, हम उनसे गठबंधन कभी नहीं करेंगे, और अगर वो गठबंधन का हिस्सा होंगे तो हम नहीं आएंगे। जिसके बाद केसीआर को बायकॉट कर दिया गया था विपक्षी एकता से। लेकिन आपको बताते चले, अब तमाम विपक्ष के साथ साथ जो के चंद्रशेखर राव हैं, उन्होंने भी सरकार के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें उन्होंने सरकार को सेम टू सेम, जैसे विपक्ष ने, इंडिया ने ये कहा है कि ये सरकार जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन लाई है, वैसे ही केसीआर ने भी सभापति महोदय को एक पत्र दिया है। इस पत्र में उन्होंने लिखा है कि ये सरकार ने अपने 9 साल के कार्यकाल में कोई भी विकास का काम नहीं किया है। यहां तक कि मणिपुर में लगातार जो 60 से 80 दिन होने वाले हैं, 80 दिनों से जो हिंसा चल रही है उसको नहीं रोक पाई है। आपको बताते चले के चंद्रशेखर राव ने ये
पर्दे के पीछे से किया है। अब सवाल उठ रहा है कि अभी तक जो के चंद्रशेखर राव यानी कि केसीआर एक हफ्ते से जो कांग्रेस अचानक से इतने लंबे टाइम से विपक्ष के खिलाफ हो गए थे, वो अचानक से एक हफ्ते में ऐसा क्या हो गया कि के चंद्रशेखर भी राव भी बीजेपी के खिलाफ उतर पड़े। आपको याद होगा अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह से के चंद्रशेखर राव के बेटे की मुलाकात हुई थी। उसके बाद सियासी गलियारों में यह खबर घूमने लगी थी कि के चंद्रशेखर राव का जो बेटा है वो कहीं ना कहीं साठगांठ कर रहा है गृह मंत्री अमित शाह से। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चहेती स्मृति ईरानी को कांग्रेस की दिग्गज नेता ने जमकर धोया। आपको बताते चले स्मृति ईरानी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। दरअसल दोस्तों स्मृति ईरानी तो आपको याद ही होंगी, हालांकि जब इनका शो आता था तब क्या पता मैं होऊंगा या नहीं, लेकिन दोस्तों इनका एक शो था बड़ा मशहूर, सास भी कभी बहू थी। वो शो दोस्तों बहुत चला, लेकिन ये मैडम जो है वो अभी भी एक्टिंग से बाहर नहीं आई है। इनको पता नहीं है कि ये रियल लाइफ है, ये एक्टिंग नहीं चल रही है, यहां पर भी इनकी एक्टिंग जारी है। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, बाल महिला विकास कन्या की अध्यक्ष स्मृति ईरानी कहने को तो महिलाओं की वो है अध्यक्ष, उनका सब कुछ वो उन्हें देखना पड़ता है, कानून मंत्री भी हैं। लेकिन दोस्तों मणिपुर में लगातार महिलाओं के साथ खास कर लेडीजों के साथ किस तरीके का व्यवहार हो रहा है और कैसे कैसे वीडियो निकलकर सामने आए हैं, ये सबने देखा है। स्मृति ईरानी को लगता है कि दुनिया आंखों पर काली पट्टी बांधकर बैठी है और उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये वही मैडम है जो 2011-2012 में मनमोहन सिंह साहब के खिलाफ दोस्तों धरने पर बैठ जाया करती थी। यही नहीं, ये मनमोहन सिंह साहब को कभी कभी चूड़ियां भी भेज दिया करती थी और सोनिया गांधी से सवाल भी पूछती थी। स्मृति ईरानी 410 रुपए की टंकी यानी कि 410 रुपीज की टंकी पर बैठकर एलपीजी पर धरना प्रदर्शन किया करती थी और कहती थी कि देखिए कांग्रेस के समय में कितनी महंगाई बढ़ गई है। लेकिन अब ये मैडम जो है दोस्तों, क्योंकि बीजेपी की सरकार आ गई है, तो अब इन्होंने जो महंगाई का जो ये पाठशाला उठा रखी थी अपने कंधे पर, उसे फेंक दिया है। क्योंकि जाहिर सी बात है 410 रुपीज की जो एलपीजी आया करती थी, अब उसके दाम दोस्तों लगभग 1100 रुपए हो गए, 1100 से 1200। उसके बाद भी अब महंगाई पर बोलती नहीं है। ये वही स्मृति ईरानी है जो कहती थी कि अगर चीनी सस्ती चाहिए 10 रुपए 13 रुपए किलो तो मोदी जी को लाओ सत्ता में। अब मोदी जी तो सत्ता में आ गए, लेकिन चीनी के दाम डबल तिबल हो गए हैं, पेट्रोल डीजल के दाम डबल तिबल हो गए हैं, लेकिन अब ये महंगाई के खिलाफ मोर्चा नहीं खोलती हैं। कल कांग्रेस की दिग्गज नेता दोस्तों, उन्होंने इनसे सवाल पूछ लिया कि मणिपुर पर आप अब तक चुप क्यों रही, आप तो क्योंकि महिला बाल विकास कन्या की अध्यक्ष हैं तो आप चुप क्यों रही। जिसके बाद जो है ये भड़क गई, इन्होंने जो भाषण देना शुरू किया तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार और जो है पश्चिम बंगाल, उन तमाम जगहों को घेर लिया कि यहाँ पर भी तो जो है गैंगरेप टाइप हरकतें हो रही हैं। लेकिन दोस्तों कृपया करके स्मृति ईरानी ये बताने की कोशिश करेंगी कि क्या छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल ये चारों राज्यों को मणिपुर से कंपेयर करना सही है क्या? क्योंकि यहां पर ना तो 2.5 महीने से कोई वॉर चल रहा है, ना ही दोस्तों आप समझिए यहां पर महिलाओं को बिना कपड़ों के घुमाया जा रहा है जो मणिपुर में हो रहा है। सिंपल सा सवाल यह है कि आप लोग इस चीज से, सवालों से भागने के लिए इस चीज को ये बताने की कोशिश करते हो कि अरे उस राज्य में भी तो ये हो रहा है, जबकि उस राज्य में तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। क्योंकि आपको इस बात की चिढ़ है कि कांग्रेस या फिर ममता बनर्जी या फिर नीतीश कुमार, इनके राज्य ये लोग हमें घेर रहे हैं, तो क्यों ना हम इनके राज्यों को घेरें और कहें कि भैया इन राज्यों में भी यही हो रहा है, जबकि इन राज्यों में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। 2.5 महीने से ज्यादा अगर किसी राज्य में हिंसा चले तो ना सिर्फ सरकार की नाकामी है बल्कि अपना इस्तीफा भी दे देना चाहिए अगर थोड़ी सी शर्म बची हो तो। आपके पास पुलिस फोर्स है, आपके पास बीएफएस के जवान हैं, आपके पास फोर्स है, तमाम चीजें हैं आपके पास, और उसके बावजूद भी अगर आप मणिपुर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो फिर आपकी सरकार किस काम की है? अगर आप ये बार बार बहाना लेते हो कि हम तो इस पर एक्शन ले रहे हैं, आपके मणिपुर के सीएम जो है वो साफ साफ खुद कहते हैं बीरेन सिंह के भैया ये जो 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, उनके साथ गैंगरेप किया गया, उसके बाद जो बाकी की महिलाएं हैं 100 एफआईआर आपके पास वैसी की वैसी हैं। और आपकी बेशर्मी ये है कि आप कहते हो कि ऐसी 100 एफआईआर और है हमारे पास, लेकिन हम इस पे क्या करें?
अगर आप इस पे कुछ नहीं कर सकते तो आप अपना इस्तीफा क्यों नहीं दे देते हो? जब आपके बस की नहीं है सरकार में रहने की, सत्ता में बैठने की, या फिर किसी एक राज्य को चलाने की, आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है, आप जो है आप बॉस बन पाओ। एक क्वालिटी होती है ना दोस्तों कि एक इंसान सबको गाइड करता है, वो सबको चलाता है, वो क्वालिटी सीएम के अंदर ही नहीं है जब मणिपुर के, तो फिर वो कैसे एक राज्य को चलाएगा? आप बताइए, वो चला ही नहीं सकता है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, भारत से गई पाकिस्तान अंजू, वहां पर कर ली इन्होंने शादी। आपको बता दे चले अभी हाल ही में एक मामला निकल कर सामने आया था जहां पर पाकिस्तान से एक लड़की जो और महिला है वो यहां पर आ गई थी और उन्होंने सचिन नाम के लड़के से शादी कर ली थी। पाकिस्तान की इस महिला ने सचिन नाम के लड़के से शादी करने के बाद ये मामला अभी चल ही रहा था कि उसके बाद आपको बताते चले अब अंजू नाम की लड़की जो है वो राजस्थान से जाकर पाकिस्तान चली गई। उन्होंने पाकिस्तान में जाकर एक मुस्लिम व्यक्ति से शादी कर ली। बताया जाता है अंजू एक ईसाई है, ईसाई धर्म से बिलोंग करती हैं, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान में जाकर एक मुस्लिम से शादी कर ली। आपको बताते चले अंजू को लेकर भारत में सियासत गर्म है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब अगर अंजू भारत में आई तो उसको यहाँ पर मार दिया जाएगा क्योंकि वो ईसाई से मुस्लिम बन गई है वहां जाकर। आपको बता दें मामला सिर्फ यहीं पर नहीं रुका है, मामला ये भी बताया जा रहा है कि उनको भारत भेजने से पहले कहीं और देश में भी भेजा जा सकता है। दरअसल ये मामला काफी पेचीदा था, कुछ ऑकवर्ड सा भी था क्योंकि अंजू जो है उनका एक हस्बैंड है भारत में, यानी कि इंडिया जो है यहाँ पर उनका एक हस्बैंड है और कुछ बच्चे भी दो एक बताया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उनको प्यार हो गया। ऑनलाइन फेसबुक पर वो चैट करती थी और इसी फेसबुक चैट के दौरान उनको जब लव हुआ तो वो अपना वीजा वगैरह लगाकर पाकिस्तान चली गई। हालांकि ये लीगली तरीके से गई हैं पाकिस्तान, लेकिन वो जो पाकिस्तान से आई हैं वो इनलीगली तरीके से आई थी विदाउट परमिशन के, लेकिन ये वीजा वगैरह सब साथ में लेकर गई हैं, परमिशन लेकर गई हैं। यही कारण है जो अब अंजू को लेकर भारत में सियासत गर्म है, क्योंकि आपको तो पता ही उनने एक मुस्लिम से शादी कर ली है और अगर कोई मुस्लिम से शादी कर लेता है तो इस मुद्दे को तो हवा दी जाती है, लेकिन अगर कोई मुस्लिम हिंदू से शादी कर ले तो उस मुद्दे को हवा नहीं दी जा सकती, नहीं दी जाती, क्योंकि फिर बीजेपी के वो मुद्दा काम का नहीं होता है। क्योंकि जाहिर सी बात है बीजेपी कहती है हम कट्टर हिंदुत्ववादी हैं, हम हिंदुत्व को जो है यहाँ पर वो मानते हैं। आज तक इतिहास निकाल कर देख लीजिएगा, हालांकि तब मैं होऊंगा नहीं दोस्तों लेकिन मैंने कई चीजों के बारे में पढ़ा है, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं इस पर नॉलेज लेता रहता हूं। आपको बताते चले लाल किशन आडवाणी, उनकी राजनीति भी बेसिकली हिंदुत्व पर ही टिकी हुई थी। लाल किशन आडवाणी ने 2 बार बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का मुद्दा उठाया। लाल किशन आडवाणी ने कहा कि हम 2 बार चुनाव हार गए, क्या लोगों के दिल से अब राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का मुद्दा उतरता जा रहा है? क्या लोग भूल गए हैं राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को? मतलब जो लाल किशन आडवाणी थे, बताया जाता है उनकी हिंदुत्व की राजनीति बड़ी खतरनाक थी और वो भी उनकी राजनीति भी राम मंदिर और बाबरी मस्जिद पर ही चलती थी उस वक्त, क्योंकि दोस्तों ये मामला बड़ा गरमाया हुआ था। आपको याद होगा बाबरी मस्जिद को डिमोनेटाइज करने में, यानी कि उसको तोड़ फोड़ करने में कई बीजेपी के नेताओं के नाम थे, उमा भारती, लाल किशन आडवाणी और तमाम बीजेपी के वो पुराने दिग्गज नेता जो कि बाला साहब ठाकरे शिवसेना के, तमाम लोगों के इसमें नाम सामने आए थे। हालांकि वो बात अलग है कि कोर्ट ने उनको अब बरी कर दिया था, लेकिन तब से ही ये माना जाता है कि बीजेपी की राजनीति हिंदुत्व पर टिकी हुई है। बीजेपी खुद कहती है कि हमारे लिए यही राजनीति सही है। कई मुद्दों में दोस्तों बीजेपी फेल हो जाती है। हालांकि आपने देखा होगा कि इस वक्त जब विपक्ष ईवीएम का मुद्दा उठाता है तो बीजेपी कहती है कि रोने लगे तो हार रहे हैं तो, लेकिन कभी ये मुद्दा आपको पता है क्या? सबसे पहले ये मुद्दा किसने उठाया था? ये मुद्दा उठाया था दोस्तों लाल किशन आडवाणी ने, और इस पर एक बुक भी लिखी गई थी। उस बुक में लिखा गया था कि ईवीएम में घोटाले हो सकते हैं, ईवीएम में घोटाले कर कर ही कांग्रेस 2 बार सत्ता में आई है। हालांकि आपको बताते चले इस बुक को लिखा किसी और ने था, लेकिन ये बुक पब्लिश लाल किशन आडवाणी के नाम से ही की गई थी। लाल किशन आडवाणी के नाम से इस बुक को लॉन्च किया गया था और इस बुक में बताया गया था कि ईवीएम में घोटाले होते हैं, ईवीएम के कारण ही कांग्रेस उस दौर में 2 बार सत्ता में आई थी जब बीजेपी नॉन स्टॉप हार गई थी और पीएम के चेहरे के लिए लाल किशन आडवाणी